उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक वो भेजी है, एग्जाम्पल भेजी है फोरफिटेड डिपॉजिट की, वो ज़रा देख ले। देख लीजिए, सबने देख ली है? निकाल लें ज़रा एक दो, उसको मैं रिवाइज कराऊँ। अच्छा, टेस्ट में जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया उनकी मुझे आपने अलहदा लिस्ट देनी है, उनके नाम लिख के ना। चलो, हाँ जी, चल गया। जो मैंने क्वेश्चन एक एग्जांपल आप सबको भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जरा देखिएगा। फोरफिटेड डिपॉजिट के बारे में कल बताया था कि जो फोरफिटेड डिपॉजिट है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फोरफिटेड डिपॉजिट में अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम कैसे निकलती है मैंने बताया था कि हम पहले निकालेंगे अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से मतलब क्या आ गया? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से लेस करनी थी हमने डिडक्शंस, तो फिर जाके हमारी क्या निकलेगी? इनकम, जिसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, इसमें कल हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि रेंट रिसीव्ड आता है, रिसीवेबल आता है, ठीक है, और उसके आगे किसका? लैंड का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, लैंड और बिल्डिंग दोनों का रेंट, ठीक है। और उसके बारे में पढ़ा था कि फोरफिटेड डिपॉजिट इसमें आता है, जिसमें हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल करते हैं। अगर आप किसी लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाते हो, लैंड की आपकी बिल्डिंग, आप स्कैन्स की एग्जांपल देखें ना। अब स्कैन्स की एग्जांपल में लैंड जो है ये स्कैन्स की अपनी ओन नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग किसी को रेंट, किसी ने इनको रेंट पे दे दी, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है, इसकी जो बिल्डिंग है इसका तो मालिक कोई और है, ठीक है, और उसने ये वाली बिल्डिंग इनको रेंट पे दे दी, तो ये बिल्डिंग का पैसे दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ये बिल्डिंग ना होती और ये कोई पार्किंग स्पेस होती तो ओपन लैंड होती, तो जो बंदा पार्किंग के लिए यूटिलाइज कर रहा है वो बंदा इसको यूज़ कर रहा होता और वो इसका रेंट दे रहा होता, तो जिसको मिल रहा होता उसकी रेंटल इनकम होती। अगर लैंड भी आपकी है और उसके ऊपर बिल्डिंग भी आपकी है तो आपने वो दोनों उठा के दे दिया रेंट के ऊपर, ठीक है। लैंड भी आपकी और बिल्डिंग भी आपकी, तो चीज़ वही है, जैसे लैंड दे दी रेंट पे, बिल्डिंग दे दी रेंट पे, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी उसी के अंदर ही शुमार किया जाए। मतलब लेकिन लैंड का साथ में रेंट इंक्लूड है, लैंड का साथ में रेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो जो कंपाउंड एक फिगर बता रहा है वो ये कह सकता है कि जी ये सारी का ही जगह का आपके पास रेंट है, कभी वो उसको सेग्रीगेट कर भी सकता है और कभी नहीं भी कर सकता। कहने का मकसद ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग सारा इसके स्कोप में आएगा। जिस तरह कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि जी गाड़ियाँ हम रेंट पे देते हैं, तो वो इसके स्कोप में नहीं फॉल करेगी, ठीक है। तो फोरफिटेड डिपॉजिट भी इसके अंदर आता है। तो फोरफिटेड की एग्जांपल आप लोगों के साथ एक शेयर की है। मिस्टर एच वेंट टू मीट अ प्रॉपर्टी डीलर and the property dealer showed him a house which Mr. H can buy at any time by paying rupees 11 lakh, 1.1 million. Mr. H likes the house. Property dealer said, if you give me advance money of rupees 50,000, I will not sell this house to anyone. ठीक है, उसने कहा जी 50,000 आप मुझे अगर एडवांस मनी के तौर पे देंगे तो मैं ये घर किसी को नहीं बेचूंगा। ये ड्यूरिंग दी, ये एक उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अभी सेल परचेज का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसने एक इनिशियल टोकन मनी के तौर पे एडवांस दे रहा है, जिसे आप आम जुबान में बयाना भी कहते हैं। मिस्टर एच अग्रीड एंड नाउ मिस्टर एच हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द प्रॉपर्टी बाय पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। उसने कहा जो बाकी रह गए पैसे 10,50,000 वो मैं आपको किसी और दिन दे दूंगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिस्टर एच रिफ्यूज टू परचेज द प्रॉपर्टी। बायर ने क्या कहा कि मैं अब ये प्रॉपर्टी आपसे नहीं खरीदूंगा,
now rupees 50,000 will not be refunded by the property dealer. वो 50,000 का टोकन प्रॉपर्टी डीलर को जा चुका है, तो अब वो 50,000 उसको वापस नहीं मिलेगा। तो ये जो 50,000 है ये अब प्रॉपर्टी डीलर के पास एज ए फोरफिटेड डिपॉजिट चला गया, यानी कि उसकी रेंट चार्जेबल टू टैक्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लगी है समझी? इस एग्जांपल में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताएं, आपको लगी है समझ लास्ट में? श्योर? तो ये है फोरफिटेड डिपॉजिट। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे, एक हमने उसमें पढ़ा था कि रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, रेंट चार्जेबल अमाउंट रेंट चार्जेबल टू टैक्स में आएगा, फिर इसमें जो फोरफिटेड डिपॉजिट है वो इसमें आएगा। रेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो रिसीव्ड हो चुका है वो भी इसमें आएगा और जो रिसीवेबल है वो भी इसमें आएगा। ये अक्रूवल बेस के कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, रेंट जो है वो अक्रूवल बेस के कॉन्सेप्ट पे चलता है। आज थोड़ा सा इन चीज़ों को मजीद आगे लेके चलते हैं, जो इसके अंदर और पॉइंट्स हैं। ये सारी वो अमाउंट है जो कि चार्जेबल टू टैक्स है। अभी हम डिडक्शंस भी पढ़ेंगे ताकि इस अमाउंट में से डिडक्शन लेस करें तो जो इनकम आएगी वो हम कहाँ चार्ज करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एक चीज़ याद हो जाए कि इनकम के अंदर क्या जाता है। इनकम में अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स जाती है, उसमें जो डिडक्शंस होती हैं वो लेस होती हैं और बाद में इनकम बनती है। इसी तरह अगर हम बिजनेस का हेड पढ़ेंगे तो बिजनेस में जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होती है वो क्या होती है? रेवेन्यू, सेल्स, और उसमें से लेस डिडक्शंस होती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप लोग अभी एफएआर के अंदर भी पढ़ रहे होंगे कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ हैं। तो वो बिजनेस में डिटेल में करेंगे डिस्कस, अभी इस पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात, जो रेंट है इसको हमने देखना है एक्चुअल में कितना मिल रहा है और फेयर मार्केट रेंट क्या है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कोई दोस्त है, उसने कहा कि यार मुझे रहने के लिए घर चाहिए। उसने कहा, आपने कहा यार मेरा अपना घर है, मैंने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे देना है। ऊपर वाला पोर्शन क्या करना है? रेंट पे देना है, तो क्यों ना तुम आ जाओ। कहेगा यार ठीक है यार, कितना रेंट लोगे? वो कह सकता है यार मार्केट में तो 90,000 रुपया चल रहा है, लेकिन तुम मेरा दोस्त है तो नॉर्मली तो हम कहते हैं यार तेरे से 1.5 लाख रुपया लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। वो आगे से कहेगा यार मार्केट में 90,000 चल रहा है, तुम 50,000 दे देना। मार्केट में 90 चल रहा है, तुम कितना दे दो? 50,000 दे दो। तो अब टैक्स वाले बीच में आए, तो टैक्स वाले जब बीच में आएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपने एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट, इनमें से जो चार्ज करना है वो होगा हायर। अगर आप अपने दोस्त को मार्केट में 90 चल रहा है और 1.5 लाख में दे दें तो तब आपने क्या चार्ज करना है? 1.5 लाख। अगर मार्केट में 90 चल रहा है और आपने 50,000 रुपये दे दिए तो आपने कितना लेना है यहाँ पे? 90। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, रेंट जो मेरा रिसीव्ड है या रिसीवेबल है वो आपने एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट, इनमें से कौन सा उठाना है? हायर। कुछ समझ आए फाइनेंशियल? ये क्वेश्चन में अक्सर वो बताएगा, ये आईकेएफ का बड़ा फेवरेट टॉपिक है और बड़ी फेवरेट लाइन है कि वो बताएगा कि जी वो महीने का जो रेंट है वो लाख रुपया मार्केट में चलता है, लेकिन आपने जो है वो 70,000 पे दे दिया। तो हमने अपनी कैलकुलेशन में जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेनी है वो कौन सी लेनी है? जो इन दोनों में से हायर होगी, इन दोनों में से हायर होगी। तो हमने कल और ऐसा भी पॉसिबल है कि जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में मंथली रेंट ही बताए, वो सालाना रेंट भी बता सकता है। ठीक है, और रिकॉग्नाइज कब तक? ठीक है, वो सालाना रेंट भी बता सकता है। वो आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है
कि जी आपने आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने 20,000 जब भी पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट रेंट पे दे दी है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। 20,000 पर मंथ रेंट पे दे दी है, जबकि उसका एनुअल इसकी रिक्लासिफिकेशन की इसको फेयर मार्केट रेंट 36 लाख है। अब आपने उसने एग्जामिनर ने थोड़ा सा गेम ये खेली कि आपने जो रेंट पे दी वो पर मंथ बता दी, लेकिन उसकी फेयर मार्केट रेंट वो क्या बताया, सालाना। तो सालाना 36 लाख। तो हम क्या करेंगे कि यार ऑब्वियसली 20,000 को 12 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो फेयर मार्केट रेंट तो 36 लाख है, तो 240 में से 36 लाख दोनों जो हायर फिगर है वो उसके अंदर इंक्लूड करें। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये टैक्टिक्स एग्जामिनर खेलता है, कॉन्सेप्ट वही है कि आपने कौन सा लेना है। पहले किस में दिया होगा, वो जिस उसने आपको बताया है ना कि 20,000, यहाँ पे उसने फिगर बता दी मंथली, फेयर मार्केट की फिगर बता दी एनुअल। तो आपने फिर एनुअल को एनुअल से कंपैरिजन करना है या मंथली को मंथली से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं कर जाना कि यार ये तो 20,000 है, ये 36 लाख है। तो कंपैरिजन हमेशा मंथ को मंथ से करें या एनुअल को एनुअल से करें, ठीक है। अगर आपने करना है इसे 12 से, तो फिर आपने देखना है यार ये 2,24 लाख बन गया, तो विच एवर इज हायर दिस इज हायर, तो इसको आपने अपना उसमें ले लेना। ये फेयर मार्केट रेंट, फेयर मार्केट रेंट जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट, ये जो आपने एक्चुअली में अपना पोर्शन रेंट पे दिया है, ठीक है। फेयर मार्केट रेंट का मतलब कि मार्केट में 5 मरले के घर का ये रेंट चलता है। 5 मरले का घर अगर मैं डी ग्राउंड के अंदर लूं, उसका रेंट ये चलता है। एक्चुअल मतलब मैंने अपना जाती घर 5 मरले का कितने में रेंट पे दिया, ठीक है। तो ये उसकी मार्केट वैल्यू है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल आपने कितने पे दिया है, हाँ उसका मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू क्या चलती है, रेंट क्या चलता है। तो हमने उनमें से कौन सा लेना है, हायर, ठीक है, क्लियर। तो एक ये इसके अंदर बात है कि जो रेंट हमने लेना है वो रिसीवेबल वो हमेशा हायर मिलेगा। एक कल हमने बात डिस्कस की थी कि ये जो रेंट आएगा ये या लैंड का जो भी पहले बात की है, या बिल्डिंग का होगा या लैंड प्लस बिल्डिंग का होगा, और ये किसको मिल रहा होगा, उसके ऑनर को मिल रहा होगा। अगर वो बंदा ऑनर नहीं है और उसे सबलीज कर दिया तो वो उस पर्सन की क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब जरा बुक्स में आए और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बुक्स अगर आप लोगों ने ले ली हैं तो फिर ये स्कैन्स की बुक्स ही पढ़ लेते हैं। अब अगर किसी के पास साइकिल की बुक है तो वो भी ओपन कर ले, डेफिनेशन सेम ही है दोनों में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें पेज नंबर क्या है, 53 है, नहीं दूसरा 53। जी, रेंट की डेफिनेशन सबसे पहले स्टार्ट में लिखी है, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और अ बिल्डिंग एज ए कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन होता है किस इवज में, फॉर द यूज, इस्तेमाल किया है या ऑक्यूपाई किया है, और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई, या यूज करने का या ऑक्यूपाई करने का हक दिया है। इससे क्या बात साबित हुई कि आपने किसी को लैंड बिल्डिंग या लैंड प्लस बिल्डिंग इस्तेमाल करने का राइट दे दिया या इस्तेमाल करने के लिए दे दी, और उसके इवज पैसे लिए। क्या करने के लिए,
यूज करने के लिए। इससे ये बात साबित हुई इनको सेल करने का नहीं इसने बात की। यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो रेंट की डेफिनेशन है उसमें इन चीजों के इस्तेमाल करवाने से जो पैसे आएंगे वो इसमें आएंगे, इनको सेल करने के पैसे नहीं आएंगे। ठीक है। लैंड अगर आप किसी बंदे को दोगे वो उस लैंड का इस्तेमाल करेगा और आपको क्या देगा, रेंट दे, पैसे देगा, वो क्या आएगा, रेंट पे आएगा। लैंड बेचने वाले पैसे इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये इस डेफिनेशन से क्लियर है। बेशक इसके ऊपर अंडरलाइन करके लिख लें कि ये यूज की बात कर रहा है, ना कि सेल की बात कर रहा है। एंड इंक्लूड्स और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एनी फोरफिटेड डिपॉजिट। कल मैंने बताया था तो कह रहा है जी रेंट के अंदर फोरफिटेड डिपॉजिट भी आता है, पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लैंड और बिल्डिंग को बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस पे जो फोरफिटेड डिपॉजिट हो वो भी इस पे आता है। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चुअल इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म अपने की? वेंचर लेते हैं किसी कंपनी के, ठीक है, और फोरफिटेड डिपॉजिट वो होगा जो लैंड या बिल्डिंग को बेचते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पैसे उसने बयाना जमा कराया और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया तो बयाना उसने रख लिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये बेचते टाइम आ रहा है, लेकिन ये जो रेंट है ये किस टाइम आ रहा है, इस्तेमाल के लिए। आज आपको पता है मुझे 1 साल बाद इतने पैसे मिलने हैं, 2 साल बाद इतने मिलने हैं, 3 बार इतने मिलने हैं, 4 5, वो कॉन्ट्रैक्ट। अगली लाइंस में लिखिए रेंट फॉर द ईयर इज चार्जेबल ऑन अक्रूवल बेसिस अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये आपको बात बता दी। अक्रूवल बेसिस से क्या मतलब है कि रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों ही इसमें फॉल करते हैं। अगर अगले साल का रेंट किसी ने एडवांस में दे दिया है तो वो इसमें फॉल हम इसको डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अंदर जितने भी एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज इसके अंदर हम इसी टैक्सेबल। ये आपको अभी जो बात बताइए कि हमने देखना है एक्चुअल रेंट क्या है और फेयर मार्केट रेंट क्या है। इन दोनों में से जो फिगर हायर होगी वो हमने अपनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स के अंदर शामिल करनी है। फेयर मार्केट रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल लेटिंग वैल्यू। ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, ICAP अपने क्वेश्चन में यूज कर सकता है कि फेयर मार्केट रेंट का दूसरा नाम जो है वो ALVU से कहा गया है, एनुअल लेटिंग वैल्यू से कहा गया है। ये सिर्फ उसका नाम चेंज किया और कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद रिफाइन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्यूरी तो पूछ ले। सबको साफ जी। हाँ, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो इसके अंदर तो हमारा सिलेबस का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली उसमें ये होता है कि बिजनेस नॉर्म में जितना आपने बयाना लिया हो उसका डबल वापस करते हैं। जितना बयाना लिया होगा उसका डबल अगले बंदे को वापस करेंगे, लेकिन उसका हमारे लिए इस सिलेबस के कॉन्टेंट्स में कोई रोल नहीं है। सही है। अच्छा, कोई भी सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरा फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फाइनेंशियल एसेट है तो इनिशियली आपने उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L रिकॉर्ड कर लेना है। फेयर वैल्यू क्या होती है ये हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, थोड़ा सा आप जरा इसको मजीद रिफाइन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। इंस्ट्रूमेंट्स की जो अगर एक पर्सन के पास एक फैक्ट्री है, सादा मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ठीक है। फैक्ट्री की बिल्डिंग, फेयर वैल्यू थ्रू P&L से मतलब ये है कि जब आपने एक एसेट रिकॉर्ड किया अपने पास, फैक्ट्री की उसके बाद उसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली एसेट लिया और उसने इस फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पे दिया है, ठीक है। 1 साल फैक्ट्री की बिल्डिंग है, इसको उसने रेंट पे दिया है। अब ये 2 किधर जाएगा? याद रहे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग है और इसमें प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है। फैक्ट्री की जो ही अगर लॉस होगा इसमें उसकी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, भी इंस्टॉल्ड है। एक पर्सन ने उसका मतलब है अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पे दी, वो फैक्ट्री की बिल्डिंग जिसमें क्या इंस्टॉल्ड है, ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है। इनिशियली जिस दिन आपने यहाँ से इस बिल्डिंग से आने वाला रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, बल्कि इसका जो रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पहली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आप इसी ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा है ये इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब ऐसा अगर एक पर्सन ने फैक्ट्री बिल्डिंग जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है उसको रेंट पे दे दिया, तो इससे आने वाला जो रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासिफाई होगा, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सब्सिक्वेंटली उसके बाद जब भी आप उसको मेल करेंगे, आप उसको अपनी रिपोर्टिंग इधर से आने वाला रेंट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम ये रेंट है, इनकम फ्रॉम आपने अदर सोर्स में, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2024। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि अगर हमारी अपनी बिल्डिंग है और हम ऑनर है उस बिल्डिंग के और वो हमने रेंट पे दी है, तो उसका रेंट आएगा तो हम उसे कहाँ क्लासिफाई करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन उसकी ये एक एक्सेप्शन है कि अगर हमारी अपनी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में फैक्ट्री की बिल्डिंग है और उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, तो हम उसका जब रेंट देंगे तो उससे आने वाला रेंट कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम इनिशियल अदर सोर्स में। जब भी आपकी रिपोर्टिंग डेट आएगी, ठीक है, उस रिपोर्टिंग डेट पे जो गेन लॉस लगे समझ भाई? होगा, परेशान क्यों बैठे हैं सारे? ठीक है। अच्छा, इनिशियली आप इसको फिर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, सब्सिक्वेंटली फैक्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगी फिर तो अकेली बिल्डिंग ही दे रहे हैं ना यार, फिर तो बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं। ये आपको अगर उसने ये चीज टेस्ट करनी है तो वो स्पेसिफिकली बताएगा ना कि इसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल है। बेसिकली इसके अंदर टैक्स वाले का कॉन्सेप्ट ये है, वो कहता है कि जो बंदा प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई बिल्डिंग लेगा वो बिल्डिंग की वजह से नहीं ले रहा, वो उसमें मौजूद प्लांट एंड मशीनरी की वजह से आपसे वो चीज जगह ले रहा है। स्पेसिफिक टर्म्स आपके पास है, जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि उसको वो बिल्डिंग नहीं चाहिए, वो बेसिकली उसके अंदर मौजूद प्लांट एंड मशीनरी उसे चाहिए। और एक तरह से वो जो आपको रेंट पे कर रहा है वो रेंट भी आपको एक तरह से इनका पे कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इट इज द रेंट ऑफ अदर सोर्स। ठीक है, आपने पहला टेस्ट फॉर्म करना है, आपने चेक करना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं मेरी कैलकुलेशन। अगर यस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं, फिर आपने दूसरा टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया, दूसरा टेस्ट है कि बिजनेस मॉडल क्या है। अभी इनकम एग्रीकल्चर में मैं आऊंगा, ठीक है, तब आपको बताता हूं। इसमें बताया पहले कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसमें अभी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाना है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी एक थोड़ा सा एक ग्लिच आएगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर का, तो अब मैं ये चीज़ें आपको डिस्कस में बता दूंगा। अभी बताऊंगा तो पूरा डेविएट कर जाएगा। इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम आ रहा है? इस फैसिलिटी के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं जी, चले आगे। मैंने एक इसकी ये एक्सेप्शन है, एक अब इसकी और एक्सेप्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और आपने पहले दिन ये एग्री कर लिया कि मैं अच्छा, नॉर्मली अब क्या होता है कि फ्लैट्स वगैरह जब रेंट पे देते हैं ना, तो उसके अंदर मौजूद जो एमेनिटीज होती हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, उनका भी चार्ज करते हैं। जो ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कह दे एक बंदा कि जी हमारा फ्लैट है, हमारे फ्लैट के बाहर से एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठता है, हमारे फ्लैट के अंदर ठंडा पानी भी आता है, हमारे फ्लैट के अंदर वाईफाई भी लगा हुआ है। ठीक है, ये फैसिलिटीज वो इस तरह कह के बताते हैं। ठीक है, हमारे फ्लैट में जब आप दफ्तर के काम से आएंगे, पीछे से एक बंदा आएगा, वो कमरे की सफाई भी करेगा। ठीक है, तो हमारे फ्लैट में जी आपका यूटिलिटीज का जो बिल है वो लिमिटेड है, आपने बस महीने का 4-5 हज़ार ही देना, बाकी आपको भी देते हैं। तो कई जगहों पे जो रेंट होता है उसके अंदर फ्लैट्स की दरखास्त तौर पे वो बताता है कि इतना पोर्शन जो रेंट का है वो उनकी एमेनिटीज का है। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करता है ए जो है वो बी के साथ, ए का अपना फ्लैट है, ये ओनर है फ्लैट का, वो कहता है मैं आपको अपना फ्लैट दे रहा हूँ
और इसका 50,000 पर मंथ आपसे चार्ज करूंगा रेंट। ठीक है, कहना मेरा एक फ्लैट है उसका मैं 50,000 पर मंथ आपसे चार्ज करूंगा। और साथ में वो एक और बात भी कहता है, अगर वो कहता है इस 50,000 में 10,000 पर मंथ जो मेरे फ्लैट की फैसिलिटीज है उनका है। मतलब आप मिड क्या जी, क्या फैसिलिटी क्या जी? भाई चौकीदार बैठा है, ठीक है, एट द आपको टेंशन कोई नहीं, दोबारा खोल के सोया करें। हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, चौकीदार बैठा है भाई, इन बिटवीन है, ठीक है। और क्या मेरे वाईफाई चाह रहा है यार, लाइट जाएगी, वाईफाई नहीं जाएगा, इसमें आप 100% आप या 90% और क्या फैसिलिटीज है, सर्वेंट्स है जी। ट्रीट करेंगे। इन सारी फैसिलिटीज का 10,000 पर मंथ आपको चार्ज कर रहा हूँ, जो इस 50 में शामिल है, ट्रेड एंड होल्ड ट्रेड जो इस 50 में शामिल है। अब क्या होगा, लॉ हमें ये कहता है अगर उस रेंट के अंदर यूटिलिटीज का, अमेनिटीज का चार्जेस भी शामिल है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सोलली वही पैसे जाएंगे जो कि रेंट से रिलेटेड है। यानी कि इस केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरा कितना रेंट जाएगा, 40,000 पर मंथ। तो वो जो 10,000 पर मंथ होगा वो ए का क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अगर आप अच्छा प्रीमियम मिलेगा सेल भी कर देंगे, लेकिन आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाएगी तो आप कहते हैं रख लेते हैं, मैं एक ही बना सेल कर देंगे, अच्छा प्रीमियम सेल कर देंगे, बड़े बैंक 5 साल उसको वापस कर देंगे। दोनों मुझे एक वैसे बात है, मैं अभी इसके ऊपर फोकस करता हूँ, आप लोग आगे चले जाते हैं। जो पहले बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखिए, ये समझ लग गया, ये खुद ही लग जाएगा समझ, इनको सेल परचेज करेंगे, ठीक है। जो पहले बता रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, इसके बाद मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आपको सारा टैक्स आज ही बढ़ा दूँ, ठीक है। यहाँ पानी का कहता हूँ, पानी का एक गिलास। दूसरा बिजनेस मॉडल कैसे डिटरमिन करना है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से बिजनेस मॉडल डिटरमिन। इंसान क्यूरियस होता है, वो कहता है ये लग गया, समझ आगे चलेगा। जब इसको टेस्ट करेंगे फिर लगेगा पता है इसमें क्या होगा। अच्छा ट्रेड होगा। अच्छा एक बात, कई दफा क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताएगा कि इस रेंट के अंदर ये 10,000 शामिल है, ठीक है। कई दफा क्वेश्चन में वो ये कहेगा इसके अलावा 10,000 दे रहा है, तो अगर वो कहे कि इसके अलावा 10,000 दे रहा है तो रेंट कितना आएगा, 50,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी जाएगी, आपको हर साल उन पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वो 10,000 ही जाएगी, लेकिन रेंट कितना चला जाएगा, 50। तो ये क्वेश्चन को गौर से पढ़ने पे पता चलेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो बात कर रहा है वो रेंट के अंदर शामिल है या रेंट के अलावा दे। इंटरेस्ट आपको टर्म वाइज मिलता रहेगा, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, आपने कहना पड़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आई जा रहा है, मतलब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट अगर इस तरह एग्रीड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं है फिर वो जी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अभी तक हमने 3 पढ़ी है, जरा रिकैप कर ले उन सबको। सबसे पहली जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ठीक है, और डेरिवेटिव सिलेबस पर नहीं है, 450 तो प्रॉपर्टी है यार, इनकम फ्रॉम है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पावर सब लीज वाली पढ़ी थी यार, 2 घंटे का लेक्चर जो है ना ज़ाया करा दिया मेरा। 450 तो प्रॉपर्टी में है, ठीक है। सबसे पहली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पड़ी थी, अगर ऑनर ने बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है और उसने आगे सब रेंट दे दी, तो जो मिडिल मैन को रेंट आ रहा है अगले थर्ड पार्टी से, वो उसकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहली ये पड़ी। दूसरी ये पड़ी कि अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है वो रेंट पे दी है तो इसका आने वाला रेंट कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तीसरी हमने वो पढ़ी कि अगर आप कोई बिल्डिंग या आप कोई फ्लैट रेंट पे देते हैं और उसके अंदर अमेनिटीज के अलहदा से चार्ज कर रहे हैं पैसे, तो उस अमेनिटीज के आने वाले पैसे कहाँ जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, उसी में लेके जाना है। अच्छा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको उसी में लेके जाऊंगा इसके गेन लॉस को, तो फिर आप इसको हमेशा उसी में ही लेके जाएंगे। वो जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करेगा, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, वो क्या करेगा जी, अब मिसाल के तौर पे जी साल की बात कर रहे हैं,
अगर हम हम कहेंगे जी decide रेंट के अंदर आ रहा है 40,000 पर मंथ, तो Contracted हमारा tax जिम्मा है कि जी हमने बनानी है टैक्सेबिलिटी हमने इनकम ऑफ decide किया कि मिस्टर ए, इसको इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी फिर हम है। इसको OCA तो में ही रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास यही क्वेश्चन है, रिक्लासिफाई नहीं तो करेंगे। इस क्वेश्चन को देख के मेरे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं? अगर हमने दो यहाँ आ रहे हैं ना? decide